Hello everyone. Welcome to Civil Staff Teaching Exam and welcome to this session. So today I'm going to discuss with you HP टेट नॉन मेडिकल PYQ 2023 करेंगे जो कि आपका दिसंबर में किया गया था। ठीक है, आज की आपकी जो क्लास रहेगी दैट इज स्पेसिफिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं हम उनको वन बाय वन जो है यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एंड आप जो है उनको समझने का भी ट्राई करना। जैसे कि आपको पता है कि HP टेट जो है वो आपको एक साल में 2 बार देखने को मिलता है और जब तक आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो तो तब तक आप TGT या PGT की तरफ नहीं जा सकते हैं। सो दैट इज वाई यू कैन से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट गेट है जिसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। सो आज हम जो डिटेल एनालिसिस करेंगे दैट इज योर PYQ 2023 दिसंबर नॉन मेडिकल में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं जिसमें अब आपको HP टेट भी देखने को मिलेगा और साथ में जो ऑलरेडी ऑन गोइंग है इट इज HP TGT कमीशन, HP PGT कमीशन और DSSB TGT के लिए क्लासेस अवेलेबल है। इसके साथ आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं दैट इज सिविल स्टेप हिमाचल के नाम से, जहां पे आपको ऑलरेडी बहुत सारा फ्री मटेरियल देखने को मिलेगा लाइक योर करंट अफेयर मैगजीन्स रहती हैं या इसके अलावा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो फ्री में आपके पास वहां पे अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई डेमो लेक्चर देखना है तब भी आप हमारी ऐप को लॉग इन करिए, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दिया गया होगा, आप उसको क्लिक कीजिए और वहां पे आपको कोई भी डेमो जो है वो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे कुछ कोर्सेज के फीचर्स हैं लाइक यू गॉट द पर्सनलाइज मेंटरशिप हियर, लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स यहाँ पे रहते हैं, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है, मॉक टेस्ट आर देयर, फ्री करंट अफेयर मैगजीन्स आर देयर एंड द वीकली डाउट सेशंस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि आपको लाइव जो है वो देखने को मिलेंगे। So this is the basic information that is related to your batches and the courses. Now let's start today's session where the question number 1 is this. अब क्वेश्चन क्या है? A gas that cannot be collected over water. ऐसी गैस जिसे आप पानी के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते हो। देखो होता क्या है, अगर आपके पास कोई भी गैस है ना और मान लो कि वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रही है तो मतलब आप उस पर्टिकुलर गैस को कलेक्ट कर सकते हो कहाँ पे? वाटर के ऊपर। ठीक है, तो अब हमें गिवन ऑप्शंस में से ये चेक करना है कि इन ऑप्शंस में से आप कि कौन सी ऐसी गैस है जो पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको बताना है दैट कांट बी कलेक्टेड ओवर द वाटर। तो अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो वो तो आपके पास रिएक्ट नहीं होती है, तो उनको जो है हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा फोस्फीन भी आपके पास उसी तरीके की रहती है। अगर मैं बात करूं किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये आपके पास कैसा ऑक्साइड है? दिस इज योर एसिडिक ऑक्साइड इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने बहुत बार, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देखी होंगी, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपका कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है तो उसका नेचर कैसा रहता है? एसिडिक इन नेचर रहता है। और इसी तरीके से अगर आपका कोई मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स बनाता है तो उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो सोडियम क्या है? मेटल है। तो OH जब OH के साथ मिलकर जब ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा तो उसका नेचर कैसा रहेगा? दैट इज बेसिक इन नेचर। तो इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। और जैसे ही मान लो कि आपने सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करी किसके साथ? वाटर के साथ, तो आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि ये पानी के साथ क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा है। तो अगर ये पानी के साथ रिएक्ट हो जा रहा है, वहां पे किसी चीज की फॉर्मेशन कर रहा है, तो मतलब कि हम इस गैस को वहां पे कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ऐसी गैस है दैट कांट बी कलेक्टेड ओवर वाटर इज योर व्हाट? दैट इज ऑप्शन सी आपके पास क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्सप्लेनेशन की बात करूं सो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं। जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो सब यहाँ पे रिटन फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। Done. So this is all about this question. Now the next question is this. So the next question is on heating the volume of ozone will
इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ओजोन है और आप उसे हीट करते हो तो आपके पास उसके वॉल्यूम के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा? ऑप्शन में है डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अनचेंज रहेगा या फिर डबल हो जाएगा। तो देखो हुआ क्या, जब आपने ओजोन को हीट किया तो आपके पास फॉर्मेशन हुई O2 प्लस हाफ O2 की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐड करूँ मोल्स के हिसाब से तो मेरे पास आएगा 1 प्लस 1/2, दैट विल बिकम 3/2। ठीक है, जो आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 1.5 के इक्वल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो ओजोन पहले 1 मोल में प्रेजेंट था वो 3/2 दैट इज 1.5 मोल्स में प्रेजेंट है। सो आई कैन से कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी आपके पास क्या रहेगा? सही आंसर देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे था हीट किया ओजोन को O2 प्लस हाफ O2, आफ्टर 1 मोल ऑफ ओजोन आपके पास 3/2 देगा। तो वी कैन से कि जो आपका वॉल्यूम है वो 3/2 टाइम्स आपके पास क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अच्छा, अब ना ऐसा मत करना कि सिर्फ नॉन मेडिकल वाले ही इस चीज़ को देख सकते हैं, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि केमिस्ट्री दोनों के लिए सेम है। तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंटरलिंक भी हो सकते हैं, इंटरचेंज भी हो सकते हैं। सो आई कैन से कि दोनों स्ट्रीम्स के बच्चे जो हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल कंटेन, कि जो भी आपके पास सोलर सेल्स रहती हैं उनमें किस तरीके का मटेरियल आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन ऑप्शंस हैं सीजियम है, सिलिकॉन है, टिन है या फिर टाइटेनियम है। तो देखो दिस इज योर सीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन से कि ये तो नहीं होगा आपके पास, सीजियम इज नॉट दैट मटेरियल। आई कैन से हेयर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी दैट इज सिलिकॉन का यूज किया जाता है आपके पास कहाँ पे? सोलर सेल्स बनाने में। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छा सेमी कंडक्टर है, इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके लिए कंडक्टर्स बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। सो आई कैन से दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जो कि टेट के एग्जाम के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव जीरो एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेल्सियस? तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है या कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जीरो एंट्रोपी एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑप्शन में क्या है? ब्रोमीन है, देन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, या आप इसे कार्बोनिल भी कंसीडर कर सकते हो, क्लोरीन है या फिर हीलियम है। तो देखो अगर मैं कार्बोनिल इसकी बात करूँ ना CO की, तो ये तो एक टाइप का कैसा है? न्यूट्रल रहता है। और इसके अगर स्ट्रक्चर की भी बात करूँ तो आपको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ना मिलकर आपको यहाँ पे इररेगुलर स्ट्रक्चर या यू कैन से कि डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर किसी भी चीज़ का डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है सो आई कैन से कि उसकी कभी भी जीरो एंट्रोपी नहीं रहेगी एट द 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी डिसऑर्डर है, जहाँ पे ऑलरेडी हफड़ा तफड़ी मची हुई है, वहाँ पे एंट्रोपी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आई कैन से हेयर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी आपके पास क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ठीक है, सो जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पे एप्लीकेशन बेस पे, तो मैं यही कहूंगी द एंट्रोपीज किस किस की, कार्बोनिल हो गया आपके पास, NO हो गया, N2 हो गया, Cl2 सॉलिड में हो गया, इनकी कभी भी जीरो एंट्रोपी नहीं होती है एब्सोल्यूट जीरो पे। क्यों? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी परफेक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जहां पे ऑप्शन बी आपके पास क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने ये एग्जाम में क्वेश्चन देखा है, कभी ये सोडियम को लेके पूछते हैं, कभी ये पोटाशियम को लेके पूछते हैं, कभी फोस्फोरस को रिलेटेड पूछते हैं। सो ये क्वेश्चन यू कैन से कि बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। सो जैसे क्वेश्चन है द व्हाइट फोस्फोरस इज स्टोर्ड इन, देखो हमारे पास जो फोस्फोरस रहता है उसके आपको 3 एलोट्रॉप्स मेन फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास रहता है रेड, देन आपके पास रहता है वाइट फोस्फोरस एंड देन आपके पास रहता है ब्लैक फोस्फोरस। जिसमें से वाइट फोस्फोरस जो है वो आपको मोस्टली रिएक्टिव
रिएक्टिव इन नेचर देखने को मिलता है, और ये इतना रिएक्टिव है कि यहाँ से कभी कभी आपको एक्सप्लोजन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो इसीलिए क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि व्हाइट फॉस्फोरस को आप किसके अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वहां पे एक्सप्लोजन क्रिएट ना हो। तो ऑप्शंस थे एयर, अंडर वाटर, अंडर कैरोसिन या नन ऑफ दीज। तो देखो, एयर में तो हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस में आके वो वैसे भी जो है एक्सप्लोजन क्रिएट कर देगा। कैरोसिन की बात करूं तो सोडियम और पोटाशियम को यू कैन से कि आप कैरोसिन ऑयल के अंडर रख सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं लिथियम की बात करूं तो उसे भी किसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज पैराफिन वैक्स के अंदर, उसको भी स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, कि व्हाइट फॉस्फोरस को आप किसके अंदर स्टोर करके रखते हो, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हो। इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा दैट इज व्हाट, ऑप्शन बी, ठीक है। आपने एक बहुत बार केमिकल रिएक्टिविटी की सीरीज भी देखी होगी जहां पे आप हमेशा देखते हो कि पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लिथियम भी रिएक्टिव रहता है, एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, फॉस्फोरस हो गया। सो ऑलवेज रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, तो जिसमें से ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट करती हैं। सोडियम के ऊपर तो मोस्टली सबको आंसर पता होता है कि उसको कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। इसी तरीके से याद रखना है, फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर रहता है। इसी के साथ पोटेशियम सेम कैरोसिन ऑयल में भी उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। एंड लिथियम जो है वो आपके पास कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, दैट इज पैराफिन वैक्स। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। लेड पेंसिल कंटेन, हम सभी लेड पेंसिल का यूज करते हैं, कच्ची पेंसिल जिसे आप कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो उसमें सिक्का रहता है, जो जिस तरीके से आप उसमें लिखते हो ब्लैक कलर से, तो वो लेड पेंसिल में क्या प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है दैट इज पीबी लेड, आयरन सल्फाइड, ग्रेफाइट या फिर लेड सल्फाइड। तो देखो, लेड पेंसिल है, दैट डजंट मीन्स कि उसमें लेड प्रेजेंट रहता है, उसमें आपके पास क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज योर ग्रेफाइट प्रेजेंट रहता है। ग्रेफाइट की बात करूं सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जो है वो इसे कहा जाता है, ठीक है। साथ में यू कैन से कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट इन नेचर है, ब्लैकिश कलर का ये आपको देखने को मिलता है। सो आई कैन से कि जो लेड पेंसिल में क्या होता है, 0% लेड का कंटेंट होता है, उसमें सबसे ज्यादा आपके पास क्या पाया जाता है, दैट इज ग्रेफाइट, जो कि 100% रहता है। सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर है। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, अगेन दिस इज योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। सो व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये होता ही क्या है। तो जैसे आपके पास ऑप्शंस में है C6H5SO2Cl है, या फिर NH2 से रिलेटेड है, या फिर COCl है, या फिर CONH2 है। सो देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको रिएजेंट के बारे में नहीं पता है, देखो 2-4 रिएजेंट्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका जॉन्स रिएजेंट आ जाता है, एक आपका हिंसबर्ग रिएजेंट आ जाता है। इसके बाद जो है वो मोस्टली रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड एट लास्ट जो यहाँ पे ज़रूरी है, कुछ एंजाइम्स जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेंटिक्ट रिएजेंट्स, ये सब चीजें आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ, जहां पे क्वेश्चन क्या था, हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज यहाँ पे किया जाता है। एक तो ये मतलब क्वेश्चन है, और एक अभी क्या पूछा गया था कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, फॉर्मूला क्या है उस चीज का। सो यस, हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए आपके पास सही आंसर रहेगा। एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आपके पास क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो C6H5SO2OH आपके पास प्रेजेंट है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करते हो किसी भी बेस की प्रेजेंस में या फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। सो रिमेंबर दिस कि आप इसको क्या कहते हो, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो इसे कहा जाता है। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, जहां पे ऑप्शन ए आपके पास क्या था, सही आंसर था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे पूछा जा रहा है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन V1 इज। तो जो आपके पास विटामिन V1 है उसके केमिकल नेम के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड। अगर मैं एस्कॉर्बिक एसिड की बात करूँ तो ये आपके पास कौन सा रहता है, विटामिन C रहता है, जो आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में,
ठीक है, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लाइक आपका ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, वहां पे आपको सिट्रस फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। और कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जिसे आप कहते हैं। और इसके साथ आप कह सकते हो कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपको स्कर्वी की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि मसूड़ों में प्रॉब्लम हो जाना, वहां से ब्लीडिंग ऑफ गम्स जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं टोकोफिरोल की, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर विटामिन, कौन सा है ये, दिस इज योर विटामिन ई, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत बार आपको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से रेटिनॉल की बात करूं, सो दिस इज व्हाट, विटामिन ए को साइंटिफिक नेम में कहा जाता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से आपको जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। ठीक है, रोड्स एंड कोन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो आपको देखने को मिलती है। और विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है कैरेट, आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर बात करूं विटामिन B1 की, सो हियर द साइंटिफिक नेम इज व्हाट, दैट इज थायामीन। क्लियर, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, जहां पे ऑप्शन बी आपके पास क्या था, बिल्कुल सही आंसर था। इसी के साथ थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखना है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना, सो जस्ट चेक इट हियर। विटामिन ए रेटिनॉल है, डी को आप कैल्सीफिरोल कहते हो, विटामिन के दैट इज नॉन एज द फाइलोक्विनोन कहा जाता है, जो कि आपको कहाँ काम करता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, इसी के साथ है विटामिन B1 दैट इज थायामीन, इंपॉर्टेंट है। B2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद विटामिन B9 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज फॉलिक एसिड। तो यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ the next is question number 9. The formula of Marshall acid is, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो तो वहां पे आपके लिए जो है वो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर और एक फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्शल एसिड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है। अगर यहाँ पे अब चीजें नहीं पता है तो अगर तुक्का मारा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूलाज के ऊपर जरूर ध्यान देना है। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर डायरेक्ट बताऊंगी, दैट इज ऑप्शन सी आपके पास सही आंसर रहता है, दैट इज H2S2O8 इज नॉन एज द मार्शल एसिड, जिसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड आई कैन से दिस इज व्हाट, ये आपके पास रहता है इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से आप इसको जानते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट्स साइंटिफिक नेम इज पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। पानी में ये क्या रहता है, सॉल्यूबल इन नेचर जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी आपको देखने को मिलती है। सो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। देखो, रेडियो एक्टिविटी की बात करूं तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, दैट इज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस पे कॉन्टिन्यूसली बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं और वहां पे डिसइंटीग्रेट होके अल्फा बीटा गामा रेज की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, दैट इज नॉन एज द रेडियो एक्टिविटी। और अगर मैं बताऊं तो रेडियो एक्टिविटी की सबसे पहले जो खोज की गई थी वो किसने की थी आपके पास, दैट इज हेनरी बैकरल के द्वारा जो है वो इसकी खोज की गई थी। इसीलिए जो रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स रहते हैं वो आपके पास बैकरल भी देखने को मिलते हैं। रेडियो एक्टिविटी को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, दैट इज योर व्हाट, गीगर काउंटर के द्वारा जो है इसे मेजर किया जाता है। तो ये तो थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी। इसके बाद यहाँ पे मैडम क्यूरी आए, पैरी क्यूरी आए, जिन्होंने इसके ऊपर फर्दर काम किया और रेडॉन जैसे एलिमेंट की भी डिस्कवरी की थी उन्होंने, जिससे हमें पता चला था कि अल्फा बीटा और गामा इस तरीके की रेज यहाँ से आपको देखने को मिलती हैं। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए, क्योंकि इन्होंने जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड किया था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में तो आप सभी जानते हैं, तो इन्होंने एटम से रिलेटेड आपका काम किया था। क्लियर, सो अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। और यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो कई बार आपको क्यूरी में भी देखने को मिलते हैं। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, दैट इज चिली सॉल्ट पीटर इज नॉन एज। सो ये किसका नेम है। देखो, जैसे मैंने टेट में जब भी मैं पहले क्लासेस ली हैं या मैंने जब भी इसके बारे में बताया तो मैंने हमेशा वहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक, आपको एलॉयज के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद आपके पास कुछ ओर्स रहती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके लिए, एक याद रखना इस चीज को, एलॉयज, ओर्स, और उसके बाद रहता है आपका सम कॉमन केमिकल कंपाउंड्स, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, सम कॉमन केमिकल कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि कुछ जैसे स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे कि H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है, एक्वारीजिया क्या होता है, अजॉट गैस किसे कहते हैं, नेचुरल गैस किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था दैट व्हाट इज चिले साल्टपीटर, सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, सोडियम नाइट्रेट, दैट इज नॉन एज द चिले साल्टपीटर जो है वो उसे कहा जाता है। So this is the direct question. Next है आपके पास that is dative bond is present in the molecule. तो dative bond जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? So dative bond is like your टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम जहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं BF3 की, तो यहाँ पे इस तरीके का प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है। देखो एक तो ये हो गया टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, टू सेंटर का मतलब क्या है, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो देखो डेटिव बॉन्ड क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, वेयर वन ऑफ द एटम प्रोवाइड बोथ इलेक्ट्रॉन दैट फॉर्म द बॉन्ड, और यहाँ पे टू सेंटर और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इन शॉर्ट यू कैन से कि बहुत बार आपने बैक बॉन्डिंग के बारे में भी सुना होगा। सो दिस इज काइंड ऑफ दैट, इट इज नॉन एज द डेटिव बॉन्ड, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। तो देखो यहाँ पे ना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बात की जा रही है, जिसे आप म्यूजिकल लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूंगी दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई फर्स्ट एलिमेंट है तो उसमें जो है वो 7 एलिमेंट रहेंगे यहाँ तक, और यहाँ पे जो 8वां एलिमेंट आएगा इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी लाइक योर म्यूजिकल नोट्स की, जैसे कि 7 सुर होते हैं और फर्स्ट और 8वें वाले की प्रॉपर्टी सेम रहती है। सेम आपको यही चीज जो है वो एलिमेंट्स के केस में भी देखने को मिली थी, लेकिन उस टाइम तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्टेंस में थे, और जब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने मतलब न्यूलैंड ने जब इनको अरेंज किया तो आपने देखा कि वहां पे हम उसको सिर्फ कैल्शियम तक ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज कर पा रहे थे, इसीलिए बाद में ये वाला जो लॉ था आपका क्या हो गया था, फेल हो गया था। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, कि कैल्शियम तक ही ये आपका एप्लीकेबल देखने को मिला था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नेल्सन सेल नहीं बनाता, कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है, दैट इज मार्बल का कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट तो ये भी नहीं रहेगा, NaCl नहीं, तो यहाँ पे आपके पास आएगा NaOH, जिसमें ब्राइन सॉल्यूशन से आप क्या बनाते हैं, NaOH की फॉर्मेशन करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, NaCl का लिक्विड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है, सो आई कैन से कि नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH फ्रॉम व्हाट, दैट इज द ब्राइन सॉल्यूशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। तो देखो ये ना एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है। देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, सॉलिड्स को मेल्ट कर रहे हो और वो किस में जा रहा है, दैट इज लिक्विड में जा रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है कि कोई भी लिक्विड है आपके पास और वो किस फॉर्म में जा रहा है, गैशियस फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मीथेन के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, 111 केल्विन के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलता है। एक बार ना आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन चेक कर लो। देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CH4 कितना रहता है, 182 डिग्री सेल्सियस है, जिसको आप बाद में केल्विन में चेंज करोगे तो 91 रहेगा, और बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा 109 के आसपास। और हमेशा याद रखना है कि 91 केल्विन के ऊपर मीथेन जो है वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज लिक्विड फॉर्म में। तो ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्लियर, सो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो जितने भी अग्निशामक यंत्र होते हैं जो आग बुझाने में सहायक रहते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वहां पे किस गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखो, हमें पता है कि आग कब लगती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन के सपोर्ट में जब कोई चीज आती है, ऑक्सीजन इज अ बिग सपोर्टर ऑफ द कंबशन, तो हम वहां पे क्या बोलते हैं कि आग लग सकती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि थिक गैस रहती है, और जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे एक्सपेल आउट करते हो तो वो एक ब्लैंकेट ऑफ लेयर जो है क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है आग तक जाने के लिए, और आग वहां पे क्या होती है, फायर आउट हो जाती है। ठीक है, सो अमंग दीज ऑप्शन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, आई कैन से कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वहां पे कौन सी गैस आपकी यूज की जाती है, थोड़ी हैवी गैस यूज करी जाती है, दैट इज योर व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है वो वहां पे किया जाता है। ठीक है, बाकी इतना तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन को हम और किस नाम से जानते हैं, इसे एजोट गैस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि एजोट का मतलब आपके पास क्या रहता है, दैट इज विदाउट लाइफ, इसीलिए इसको एक टाइप की यू कैन से कि दिस इज वन ऑफ द इनर्ट गैस। और जितने भी आपके पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, लाइक आप लेस खाते हो, कुरकुरेस खाते हो, तो वो काफी टाइम से आपके पास पैक्ड रहते हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन गैस जो है वो अंदर फिल की गई होती है। ठीक है, सो इसी के साथ आई कैन से हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, के जो भी आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो देखो होता क्या है, हमारे पास आग कब लगती है, जब ऑक्सीजन का उसको सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीजन इज द बिगेस्ट सपोर्टर फॉर द कंबशन, राइट। तो हमें वहां पे क्या चाहिए, एक ऐसी हैवी गैस चाहिए तो जिसमें हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे एक ब्लैंकेट ऑफ लेयर की फॉर्मेशन आपके पास हो जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे रुक जाएगी और आपकी आग जो है वो वहां पे क्या होती है, ब्लो आउट हो जाती है। सो अमंग दीज ऑप्शन आई कैन से द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। ऑक्सीजन का तो हम सभी को पता ही है। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दैट इज एजोट गैस के नाम से इसे जाना जाता है। एजोट का मतलब आपके पास क्या रहता है, दैट इज विदाउट लाइफ। ठीक है, और इसे जो है वो इनर्ट गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा नाइट्रोजन क्या फालतू में किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। जितने भी आपके पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, लाइक आप लेस खाते हैं, कुरकुरेस खाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो बहुत टाइम से पैक्ड रहते हैं लेकिन फिर भी वो ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन गैस का यूज जो है वो मेन फॉर्म में किया जाता है। सो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपके पास अराइज हो सकता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, missed are the examples of which colloid, and you know that कि colloid से ना मैक्सिमम टाइम आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल ही जाता है। जैसे कि आपका सॉलिड इन सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन गैस है, इस तरीके से। तो यहाँ पे होता क्या है, एक आपके पास डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट होता है, एक आपके पास जो है वो डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना। अब ये चीजें होती क्या है आपके पास, दिस इज योर सॉल्यूट एंड दिस इज योर सॉल्वेंट। दैट मीन्स क्या है, सॉल्यूट मतलब कि क्या, ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ये आपके पास लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं मिस्ट की बात करूं, मिस्ट क्या होता है, ऐसे धुंध टाइप रहता है आपको देखने को, ठीक है, लेकिन वहां पे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, फॉर्म की फॉर्म में, एरोसोल या फिर जेल की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी, कि वहां पे आपको सॉलिड इन गैस जैसा मिक्सचर जो है वो देखने को मिलेगा। सो दैट इज वाई हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आपके पास सही है। अब ना इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, क्योंकि आई कैन से मैक्सिमम टाइम्स यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सॉलिड इन सॉलिड क्या होता है, जब सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो आपके पास सॉलिड सोल की फॉर्मेशन होती है, लाइक योर जेमस्टोन्स। अभी जैसे आपने एरोसोल की बात करी तो उसमें स्मोक और डस्ट आपको देखने को मिलता है, या फिर लिक्विड इन गैस है तो उसे भी आप एरोसोल कहते हो, फोग, मिस्ट, क्लाउड, इस तरीके की चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती हैं। सो ये टेबल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, जस्ट लीव दिस राइट नाउ। आपके पास क्या था, आर्सेनिक सल्फाइड था और वहां पे ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा कोलॉइड जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोलॉइड्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अगर मैं जैसे बात करूं पॉजिटिव, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे। अब ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो पानी के साथ मिलकर वहां पे हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर रहा है, सो दैट इज योर पॉजिटिव। और सिंपल जो मेटल्स आपके पास रहेंगे वो कैसे रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज सोल्स रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव है, यहाँ पे बेसिक डाई स्टफ रहेगी जैसे कि मिथाइलिन ब्लू रहेगा, और आपके पास जो नेगेटिव है वहां पे आपके पास क्या रहेगा, एसिड डाई स्टफ रहेगी, और यहाँ पे आपके पास टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसा रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्सेनिक भी प्रेजेंट है, सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। So according to the option, I can say here the right answer is what, that AS2S3 is known as the negatively charged colloid जो है वो इसे कहा जाता है। Done. So option B is the right one here. Next है आपके पास question number 19, which does not belong to second transition series। तो देखो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास कौन से रहते हैं, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, दैट इज डी ब्लॉक, ठीक है। अब इससे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपके पास ये क्या करेंगे, कलर्ड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। डन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आई कैन से कि यहाँ पे जो आपके पास सही आंसर रहेगा कि जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग नहीं करता है, सो दैट इज योर गोल्ड जो है वो आपको यहाँ पे सही तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, द पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज। तो पीएच की अगर मैं बात करूं तो देखो हमारे पास ना एक बहुत फेमस सा एक इक्वेशन रहती है, दैट इज पीएच प्लस पीओएच जो है वो किसके इक्वल आपको देखने को मिलती है, हमेशा 14 के इक्वल देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे 0.01 मोलर को अगर मैं एक रेज टू दी पावर में लिखूं तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, 10 रेज टू पावर -2 मोलर बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये 10 रेज टू पावर -2 बन रहा है और पीओएच जो है वो आपके पास कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास 14 - 2 कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर, क्योंकि आपके पास किसके बारे में पूछा गया था, NaOH के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज इक्वेनिल इज। आप देखो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो टेट के केस में मैं एक बात कहूंगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको क्या होता है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी जैसे बात करूं मैं इक्वेनिल की, तो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। अगर है यहाँ पे एनाल्जेसिक्स, तो एनाल्जेसिक्स आपके पास क्या होते हैं, जो मेनली आपके पास पेन रिलीविंग ड्रग्स जो है वो जिसे कहा जाता है, लाइक जो पेन कम करते हैं, लाइक आपके पास क्या हो गया, एस्पिरिन हो गया, जिसका साइंटिफिक नेम आपके पास क्या होता है, 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड हो गया। सर दर्द होती है तो हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन खा लो। एंटीबायोटिक की बात करें तो ये एक ऐसी दवाइयां हैं जो आपके जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को या तो ये क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है, या फिर उनको जो है वो बिल्कुल ही किल कर देंगे। फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात करूं सो दैट इज व्हाट, इट इज योर पेनिसिलिन, ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। एंटीसेप्टिक्स की बात करूं तो ये वो मेडिसिन हैं जो आप लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स कि हम इसको अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है स्पेशली वाउंड्स के ऊपर अप्लाई की जाती है कि अगर कोई हार्मफुल जर्म वहां पे आ गया है तो हम उसका यूज जो है वो वहां पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिटॉल हो गया, जो कैसे बनता है, अल्फा टर्पिनियोल से ये बनता है, ठीक है, इसमें अल्फा टर्पिनॉल प्रेजेंट रहता है, और साथ में यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल या फिर क्लोरोफिनोल जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इक्वेनिल की बात करूं सो ये आपके पास क्या होते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स जो एंजाइटी को कम करते हैं। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर देखने को मिलेगा। डन, नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22, एनिलीन इज प्योरिफाइड बाय। सो ऑप्शंस है सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल या स्टीम डिस्टिलेशन। तो देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज, आप देखो डिस्टिलेशन की बात करती हूँ सबसे पहले।
देखो डिस्टिलेशन कोई भी है वो कब यूज की जाती है, जब आपके पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, मिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट रहते हैं। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो आपस में प्रॉपर तरीके से घुलनशील हैं, जो एक दूसरे में बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं, दैट इज नॉन एज द मिसिबल लिक्विड्स। तो जब आपने उन दोनों को अलग अलग करना है, मतलब हमें प्योरीफाई करना है, और इन केस कि अगर इन दोनों लिक्विड्स के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस तक का है, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन अब अगर आपके पास ऐसे लिक्विड्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपस में डिजॉल्व हैं और उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच का है, तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे कि आपने पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी देखा होगा। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी आपने ये चीज़ देखी होगी, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे पेट्रोल, डीजल, नैप्थलीन, बहुत सारी चीज़ें अराइज होती हैं। तो ऐसे ही अगर मैं एनिलीन की बात करूं, तो एनिलीन जो है वो हमारा प्योरीफाई किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन से, जहाँ पे और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब मटेरियल्स को प्योरीफाई करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। सो हेयर द राइट आंसर इज़ व्हाट, ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज गामा एक्सेन इज द नेम गिवन टू। तो देखो दिस इज ऑल्सो द डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे ही ना आपके पास इसको कहा जाता है BHC के नाम से भी, दैट इज व्हाट, BHC, बेंजीन हेक्साक्लो बेंजीन दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इस तरीके से जो है वो इसको कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि गामा एक्सेन का इसमें से कौन सा फॉर्मूला है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड इस तरीके से इसे कहा जाता है। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी आपके पास सही रहेगा। और अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, तो मान लो आपके पास बेंजीन है, 3 क्लोरीन्स को आप सब्सटीट्यूट करते हो, यूवी लाइट की प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन रहती है, जिसके बाद आपके पास गामा एक्सेन और 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन या फिर बेंजा हेक्सेन क्लोराइड की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। क्लियर। सो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज कैलोमल। देखो क्या होता है हमारे पास, आपने ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हम वहां पे कुछ इलेक्ट्रोड सेल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके पास क्या होती है, एक साइड एनोड रहता है, एक साइड आपके पास क्या होता है, कैथोड रहता है, और इस साइड से आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे आपके पास रिडक्शन होती है। तो क्वेश्चन ये है कि जो ये इलेक्ट्रोड सेल है उसमें से एक सेल को कैलोमल सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब कैलोमल किस चीज का बना हुआ है, तो ऑप्शन में था HgCl2 है, HgS है, मतलब है तो मरकरी का ही है, लेकिन किसका कंपाउंड है। सो दिस इज ऑल्सो द डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, दैट इज मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, पर्पल ऑफ कैशियस इज द कोलॉइडल सॉल ऑफ। तो आपने ना बहुत बार ऐसे कुछ ग्लासेस देखे होंगे जो बहुत शाइन करते हैं, रेड कलर क्रिएशन आती है या फिर पर्पल कलर आता है। तो वहां पे ये पूछा जा रहा है कि ये किसका कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मेन फॉर्म में कौन सा एलिमेंट वहां पे आपके पास प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन थे कॉपर, प्लेटिनम, ऑरम, या फिर आपके पास गोल्ड है, या फिर आपके पास सिल्वर है। तो देखो पर्पल ऑफ कैशियस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा, तो वहां पे गोल्ड सॉल्यूशन का आपको जो है वो कोलॉइड देखने को मिलता है। तो उस वजह से यू कैन से कि पर्पल ऑफ कैशियस क्या है, पर्पल पिगमेंट है, जो कब फॉर्म होती है, जब आप गोल्ड सॉल्ट्स की रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ, टिन 2 क्लोराइड के साथ, तो आपके पास वहां पे रेड कलरेशन की फॉर्मेशन रहती है। और ऑल्सो दिस इज द डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गोल्ड। क्लियर। सो यहाँ से ना अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूँ, तो अभी मुझे याद आ रहा है, आपने ना एक इचिंग ऑफ ग्लास के बारे में भी सुना होगा। इचिंग ऑफ ग्लास हमारे पास क्या होता है कि जैसे आपने ग्लासेस के ऊपर डिजाइन्स बनते हुए देखे होंगे, जैसे विंडो पेन होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डिजाइन्स बने होते हैं, तो वहाँ पे इचिंग ऑफ ग्लास उसे कहा जाता है, जहाँ पे मोस्टली हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस का यूज जो है वो किया जाता है। सो ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अराइज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, दैट नाइलन 66 इज नॉट अ। नाइलिन 66 की अगर मैं बात करूं, तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन एडिपिक एसिड, इस तरीके से आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपको देखने को मिलती है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करूं, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स मिलके जब एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब दो मोनोमर हैं आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, पॉलीमर क्रिएट हो गए, लेकिन साथ में रिमूवल ऑफ वाटर जैसी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। सो आई कैन से दैट रिएक्शन इज नॉन एज द कंडेंसेशन पॉलीमर उसे कहा जाता है। क्लियर। और इसी तरीके से बात करूं कि क्या ये एक पॉलीएमाइड है, तो ऑब्वियस सी बात है
है कि दिस इज द पॉलीएमाइड और साथ में ये कोपॉलीमर भी है, बट इट इज नॉट अ होमोपॉलीमर क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप के एलिमेंट्स आपके पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो नाइलन 66 जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को शो करता है, साथ में पॉलीएमाइड भी है, कोपॉलीमर भी है, बट इट इज नॉट अ होमोपॉलीमर। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर? So this is all about this question. Now the next one, this is your question number 27. The rate of chemical reaction becomes double for every 10 degrees Celsius rise in temperature. If the temperature is raised by 50 degrees Celsius, the rate of reaction increases by about. तो यहाँ पे मोस्टली हम इसका यूज जो है वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट के साथ भी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सही आंसर की बात करूँ तो 32 टाइम्स रहेगा आपके पास। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय 10 से हम इसको निकालते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जब आप 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो रेट क्या हो जाता है, वहाँ पे डबल हो जाता है। इसीलिए जो कॉफिशिएंट रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, 2 के बराबर रहेगा। अगर यहाँ पे इनिशियल रेट R1 है तो जो न्यू रेट होएगा R2 दैट इज R1 इंटू 2 और साथ में टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय 10 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यू कैन से कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है बाय द 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड आफ्टर दैट जब आप कैलकुलेशन करोगे 2⁵ R1 की तो 32 टाइम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? सो क्लासेस के बीच में हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में करवाते हैं, तो अभी के लिए आप जस्ट इसको फॉर्मूला बेस्ड जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच इज द एनहाइड्राइड ऑफ निट्रस एसिड। देखो एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, जहां पे आप रिमूव करते हो किसको, वाटर को। ठीक है, अगर निट्रस एसिड की बात करते हैं, निट्रिक एसिड हमारे पास क्या होता है, दैट इज HNO3 होता है। निट्रस एसिड की बात करूं तो दैट इज HNO2 होता है। तो मैंने क्या कहा, हमें वाटर को माइनस करना होता है, लेकिन मुझे सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो आई विल मल्टीप्लाई इट इनटू 2। तो ये क्या बन जाएगा, H2N2O4 बन जाएगा। अब माइनस करो वाटर को यहाँ से, तो देखो H2 से H2 कैंसिल, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 3 बच गया। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया दैट इज N2O3। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। इसी तरीके से HNO3 की बात करो, यहाँ से वाटर रिमूव करना है, सबसे पहले तो बैलेंस कर लो इनटू 2, H2N2O6 यहाँ से माइनस करो किसको, वाटर को, H2 से H2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 5। तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है इसका एनहाइड्राइड, दैट इज N2O5। तो इस तरीके से आप जो है एनहाइड्राइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड कहाँ पे यूज होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में। तो यहाँ पे आपको पूछा जाए इसका एनहाइड्राइड निकालो, तो क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है, H2 से H2 कैंसिल, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन, दो बच गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसका एनहाइड्राइड एग्जिस्ट करता है। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी आपके पास सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर नॉन। देखो अब होता क्या है, आप लोगों ने यूनिट सेल के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, यूनिट सेल हमारे पास क्या होता है कि जहां पे आपके पास जो है कॉर्नर्स पे प्रॉपर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो अरेंज होते हैं। जब आप इस यूनिट सेल को रिपीट करते रहते हो, मतलब मान लो यहाँ पे भी एक क्यूब आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो हम उसको क्या कहते हैं कि आपके पास रिपीटेड यूनिट्स के थ्रू क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। डन? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि कितने क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, दैट इज 7। ठीक है, दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ये सब चीजें वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए कि 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, 14 ब्रेविस लैटिसेस आगे देखने को मिलती हैं। और इसमें से आपको याद रखना है कि जो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल रहता है वो क्यूबिक रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री रहता है। और जो बहुत ही ज्यादा अनसिमेट्रिकल इन नेचर है, दैट इज व्हाट, ट्राइक्लिनिक जो है वो आपको देखने को मिलता है, जहां पे कोई भी चीज आपस में इक्वल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए सही रहेगा। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चेक कर लो, तो यहाँ पे ये सारे दिए गए हैं। ठीक है, एक बार इनके ऊपर जरूर नजर डालनी है आपने। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्सिस को शो किया जाता है ए बी और सी से, एंगल्स को शो किया जाता है अल्फा बीटा और गामा से। तो इस तरीके से 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। डन?
चलिए लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो क्वेश्चन इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम इज द रिएक्शन ऑफ। तो देखो जब कोई चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, और या अमोनिया को डिकम्पोज कर रहे हैं हम किसके ऊपर, प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर। सो दिस इज द डायरेक्ट दैट इट इज नॉन एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इसे कहा जाता है। ठीक है, सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए आपके पास सही आंसर रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास जहाँ पे हमने दिसंबर 2023 नॉन मेडिकल का PYQ डिस्कस किया है केमिस्ट्री सेक्शन से रिलेटेड। इसके साथ मैं ये कहूँगी कि आप सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी PDF जो है वो आपको अवेलेबल रहेगी इसी चैनल पे। इसके अलावा जो भी आपकी करंट अफेयर्स की PDFs रहती हैं या कोई क्लास आपकी यूट्यूब पे हो रही है तो उसकी सारी की सारी PDFs आपको मिलती हैं कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम पे। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास जहाँ पे हमने PYQ को डिटेल में एनालिसिस किया है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।